नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज समझेंगे कि केवी कामत कमेटी की जो सिफारिशें हैं जिन्हें आरबीआई ने मंजूर कर लिया है, उनकी कितनी ज़रूरत इस वक्त कोरोना काल में उद्योग जगत के लिए है और इन सिफारिशों के बाद इसका इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पर क्या असर हम उम्मीद कर सकते हैं और इंडस्ट्री के नज़रिए से ये कितनी महत्वपूर्ण और अहम है। और हमारे साथ खुद मौजूद हैं इस कमेटी के चेयरमैन जो कि केवी कामत साहब, और इसका गठन 7 अगस्त 2020 को किया गया था। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका राज्यसभा टीवी से जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर समझना चाहूंगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्रूशियल मैं कहूं कि ये कमेटी और जिसकी रिकमेंडेशंस, हालांकि आरबीआई ने इसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है, क्या बेसलाइन है, क्या आपका दायरा है इस कमेटी की रिकमेंडेशंस का? अगर मैं इंडस्ट्री या इकोनॉमी में जो कोरोना के चलते पेन या हर्ट हुआ है उसको थोड़ा सा कम करने या उससे कुछ रिलीफ देने के लिए इंडस्ट्री के नजरिए को समझूं। Yeah. As we see it, ये जो रिजर्व बैंक ने कट ऑफ डेट्स दिए हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और जो बाउंड्री कंडीशंस दिए हैं इस स्कीम के लिए भी वो भी बहुत क्लियर है। तो कमेटी का काम इतना आसान, थोड़ा आसान बन गया कि बाउंड्री कंडीशंस में काफ़ी क्लैरिटी था। तो उसके अंदर ये देखने का था कि जो एसेट्स परफॉर्मिंग थे मार्च 1 के तारीख पे या 30 दिन से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट में नहीं थे, वो एलिजिबल एसेट है। और मेरे हिसाब से और कमेटी के हिसाब से वो एक बड़ा यूनिवर्स ऑफ एसेट्स है, लगभग मे बी 47-48 लाख करोड़, तो 50 लाख करोड़ से थोड़ा कम जो यूनिवर्स है एसेट्स का। और ये एसेट्स हैं लगभग 300 से ज़्यादा सेक्टर्स में फैले एसेट्स। तो पहले कमेटी ने ये किया कि उसको नैरो किया कि 26 ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें 60% ऑफ द एसेट्स, लगभग 28-29 लाख करोड़ का एसेट्स जो थे वो उसमें पहले। तो हमने सोचा कि उसके लिए हम क्लियर थ्रेशोल्ड कंडीशंस एलिजिबिलिटी के लिए अपना टेस्ट करने के लिए कि रिस्ट्रक्चरिंग ठीक था या नहीं, वो सेट करें। तो वो 5 कंडीशन सेट किया उनके लिए। और ऐसा नहीं है, एक कंफ्यूजन है सिस्टम में कि बाकी लोग को मिलता है, नहीं, बिल्कुल मिलता है। उसको हमने एक सेक्शन में डाल दिया अदर्स। अदर्स के लिए 3 रेशियो स्पेसिफाई हो गए हैं और 2 जो है बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सारा यूनिवर्स जो है उसको एलिजिबिलिटी है। यानी कहा जाए सर कि सारे के सारे सेक्टर्स या कोई भी उद्योग इससे अलग नहीं है, सब इसकी रीच, इसके दायरे में है। बिल्कुल, जो रिजर्व बैंक ने स्पेसिफाई किया है वो यूनिवर्स बिल्कुल लागू है। ऐसा नहीं कि जस्ट ओके। सेकेंड पॉइंट सर, जो कि बेसलाइन की बात कही जा रही है, यानी कि मार्च 2020, इससे पहले जो पोजीशन कुछ इंडस्ट्री या कुछ सेक्टर्स की खराब थी और कोरोना की शुरुआत के बाद वो ज़्यादा वर्स्ट हो गई, वो इसके दायरे में होंगे, वो इसके दायरे में है, या ये बैंकर्स तय करेंगे कि लिमिट जो है वो कौन है और कहाँ से शुरू होती है? नहीं, वो इस स्कीम में नहीं है। वो रिजर्व बैंक ने पहले ही स्पष्ट किया है। जो सर्कुलर रिजर्व बैंक ने अगस्त 6 तारीख को आया था उसमें स्पष्ट किया है कि ये जो है मार्च 1 तक परफॉर्मिंग स्टेटस में थे और 30 दिन से ज़्यादा उसमें ओवर ड्यू पेमेंट नहीं था। तो एंट्री कंडीशंस वेरी क्लियरली स्पेसिफाई किया। जहाँ तक रिजर्व बैंक मेरे हिसाब से जो पहले का जो प्रॉब्लम में थे वो एसेट्स हैं, उनके लिए उन्होंने 2019 जून में एक सर्कुलर लाया था। वो सर्कुलर के हिसाब से वो एसेट्स को डील करना पड़ेगा। तो पर ये सर्कुलर जो है अगस्त 6 का वो क्लियर है कि मार्च 1 का कट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी। ओके। सर, एक जो बड़ी मैं कहूँ कि डिमांड थी इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स के लिहाज से, जो मिडिल क्लास मैं कहूँ कि इंडस्ट्री हैं या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, उनका ये कहना था कि हमारे लिए कुछ पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं क्या, जो बड़ी इंडस्ट्री या सेक्टर्स हैं। आप लोगों की रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं और क्या जो रूल्स या फिर नॉर्म्स एलिजिबिलिटी के हैं वो सभी के लिए बराबर हैं और एक बेसलाइन सबके लिए है? मेरे हिसाब से अगर जो भी सरकार ने किया है और रिजर्व बैंक ने किया है, थोड़ा पीछे जाके देखे तो मेरे हिसाब से ये 3 बकेट में डाल सकते हैं।
एक बकेट जो है जो गवर्नमेंट ने पहले ही रिलीफ दिया था, इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, एमएसएमई और वो सेक्टर्स, वो रिलीफ दिया था। दूसरा एक सेक्टर है कि उससे पहले जो रिजर्व बैंक ने मॉरेटोरियम दिया था, जो अभी डिस्कस हो रहा है, वो अलग है। और इस अगस्त 6 का सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने दो पार्ट्स में ब्रेकअप किए। एक तो पर्सनल लोन्स, उसमें बैंक्स को फ्रीडम है, जो मॉरेटोरियम 2 बरस का मॉरेटोरियम के अंदर डिजाइन करने का फ्रीडम बैंक्स को है। और बाकी का इंडस्ट्रीज जो है वो हमारा कमिटी का परव्यू में था। सेक्टर्स जो थे वो सेक्टर्स वेरी क्लियर है, और हमारे हिसाब से वो सेक्टर्स जो हैं उनको ये अप्लाई होता है। पर मेरे हिसाब से जो टोटल बैंकिंग क्रेडिट है उसको इन वन वे और द अदर बिटवीन द रिजर्व बैंक एंड जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स अनाउंस किए, उन सबको देयर इज दे हैव बीन एड्रेस्ड। ओके, इस पूरे के पूरे स्टेप के बाद सर ये जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करेंगे बैंकर से, बैंक जब फॉलो करेंगे, एक बात कही जा रही है जो आशंका है कि बैंक की फिजिकल स्ट्रेंथ और रिस्क जो है या प्रेशर उनके ऊपर जो दबाव है वो कितना कम हो पाएगा, और इसका फायदा किस तरीके से बैंक सेक्टर को एज अ फाइनेंस सेक्टर के तौर पर अगर देखें कितना उन्हें सहूलियत मिलेगी, कुशन मिल पाएगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं अगेन थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जो बैंकिंग सेक्टर जो है, जो भी स्टेप्स लिए थे लास्ट 2-3 इयर्स में, अब तक मेरे हिसाब से क्लीन अप हुआ था एक बार का। अभी जैसा आपने कहा, इसके वजह से, कोविड का इम्पैक्ट की वजह से, क्लाइंट्स का डिफिकल्टी की वजह से इम्पैक्ट होने का देयर इज डेफिनेटली डर था। और ये जो अभी रिजर्व बैंक ने ये स्कीम जो लागू किया है, उसके जरिए मेरे हिसाब से वो जो 2 बरस का मॉरेटोरियम जो मिल रहा है, अभी का जो भी डेवलपमेंट्स है वो देख के मैं ये कह सकता हूँ कि बैंकों का जो स्ट्रेस है वो काफ़ी, जो बैंकों को जो स्ट्रेस हो सकता था वो काफ़ी कम हो गया होगा ये स्टेप के, अगर बैंकों ने सही तरीके से ये स्कीम का यूज़ किया। बैंकों का ही नहीं, मेरे हिसाब से ये जो इंडस्ट्री है उनको भी बेनिफिशियल होगा। आप, मुझे मालूम है इंडस्ट्री लीडर से आप बाद में बात करेंगे जी। पर मेरे हिसाब से जहाँ तक इंडस्ट्री है, जहाँ तक हमने स्टडी किया है, ये इंडस्ट्रीज जो थे जो अभी ये स्ट्रेस में आ गए हैं, वो 6 महीने पहले स्ट्रेस में नहीं थे, और पहला क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रेस में आए सब लोग। जैसा कि जीडीपी 25% कम हो गया। हमारा भी सेक्टोरल एनालिसिस यही देखा था जब हमने सेक्टर बाय सेक्टर स्टडी किया, ये सर्कुलर के लिए जो स्टडी किया, काफ़ी स्ट्रेस था। और आज जो सिचुएशन है, ये अगेन इंडस्ट्री लीडर्स आपको probably will be able to tell you better, but जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, there is fairly quick recovery in industry, not to 100%, कभी 70%, 80%, 90%, तो उनका भी स्ट्रेस कम हो जाएगा क्योंकि उनको भी 2 बरस का मॉरेटोरियम है। तो दोनों को फायदा है, बैंक्स और इंडस्ट्री। कामत सर, क्योंकि आप लोगों ने एक लंबी स्टडी की है और पूरे कंट्री में अलग अलग रीजन्स में, कौन से ऐसे सेक्टर्स आपने अगर देखे हों जहां पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस कोरोना काल में नज़र आया हो, और जब रिकवरी के हम संकेत देखते हैं तो किस तरीके से ये जो स्टेप है उस सेक्टर के लिए स्पेसिफिक मैं कहूँ जो है ज़्यादा क्वेश्चन के तौर पर काम करता हुआ नजर आएगा? अब अगेन बिल्कुल सही पूछा आपने। 2 कैटेगरी में हमने देखा है, एक तो एक्सट्रीम स्ट्रेस और एक तो वेरी माइल्ड स्ट्रेस। माइल्ड स्ट्रेस में जो हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज, फार्मा, एग्रीकल्चर रिलेटेड सब इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर एंड अदर्स, फार्मा, एफएमसीजी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब आईटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ये तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस होगा पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी तरफ आई थिंक एक्सट्रीम स्ट्रेस वाला इंडस्ट्रीज जो हैं, आई वुड थिंक एनीथिंग टू डू विद रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एविएशन, होटल्स, and even some of the power generating industries. Power generating industries for a variety of reasons, but वो भी जो परफॉर्मिंग थे मार्च 1 तारीख को, उनको भी स्ट्रेस है। तो ये सेक्टर्स जो हैं काफ़ी स्ट्रेस में हैं, और इसमें सम सेक्टर्स हैव वेरी लार्ज एक्सपोजर टू बैंक्स, तो मेरे हिसाब से उनको फ़ायदा है। दूसरा, एक बाकी जो बचे मिडिल कैटेगरी में है, मेरे हिसाब से उनको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस से जल्दी बाहर आएंगे। ओके सर, इसमें
क्योंकि एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम अगर कहें, जो रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन या विकल्प इस वक्त दिया गया है आप लोगों की रिकमेंडेशंस के बाद आरबीआई की ओर से, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बैंक्स के ऊपर छोड़ा जा रहा है या फिर इसके बाद कुछ और ऐसा सिस्टम या मैं कहूँ कि मॉडल है जो कि उसको देखेगा? मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक ने चेक एंड बैलेंसेस बहुत खूबी से लगाए। एक तो एंट्री कंडीशन, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्वाइट क्लियरली डिफाइंड। एंट्री कंडीशंस के बाद जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिया है बैंक्स को, करेक्टली सो, क्योंकि 2 बरस का मोरेटोरियम के अंदर आपको जो ठीक लगता है वो हिसाब से आप रिस्ट्रक्चरिंग कीजिए। उसके बाद एक स्टेप है, आपको अगर जो असिस्टेंस आपका 100 करोड़ से ज़्यादा है तो रेटिंग एजेंसी से एक बार चेक कीजिए, तो एक बार चेक आ गया। और 1,500 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोजर है तो प्रोसेस जो है फॉलो करने का, वो सही तरीके से अप्लाई किया है या नहीं, वो कमिटी का जिम्मेदारी है देखने के लिए, फॉर द वेरी लार्ज। तो मेरे हिसाब से मैंने मेरे करियर में देखा नहीं है कि ये 3 और 4 लेवल का चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं, पहले नहीं हुआ है। पहले एंट्री कंडीशंस वेरी क्लियर, बाद में जो अपनी कमिटी में थ्रेशोल्ड कंडीशन स्पेसिफाई है वो थ्रेशोल्ड कंडीशंस, उसके बाद 2 लेवल का चेक्स, एक बैंक के अंदर और एक रेटिंग एजेंसी का, एक बैंक का बोर्ड और रेटिंग एजेंसी, देन फाइनली विद दिस वन। नाउ मेरे हिसाब से ये तो काफी रिजिड है। और एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, आप पूछने से पहले मैं आंसर करता हूँ, इसके इतना चेक्स बैलेंसेस है, डिले हो जाएगा क्या? हमारे हिसाब से नहीं हो जाएगा। इसका हम काफी चर्चा किया कमेटी में, इसलिए डिले नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनीज हम देख रहे हैं ये तो दे वर ऑल परफॉर्मिंग कंपनीज। ऐसा नहीं है कि उसका पास्ट आपको डिसाइड करने का है, पास्ट का काफी स्टडी करने का है, उसका जो अभी का प्रेजेंट है उसका एनालिसिस करने का है। मेरे हिसाब से वो काफी जल्दी हो जाएगा, काफी जल्दी। मेरे हिसाब से, जो मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, 1 महीने के अंदर एक बैंक एसेस कर सकता है इसको। उसके बाद जो बाकी का एस्टिमेट है मैक्सिमम और 1 महीना, सो वेल विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक, ये कर सकते हैं। ओके, और ऐसे रिजर्व बैंक ने काफी टाइम लिमिट दे दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर हम लोन रिस्ट्रक्चरिंग का जो टाइम स्पैन 2 साल का दिया गया है, इसके चलते फिलहाल एनपीए के अकाउंट हमारे सामने नहीं आएंगे, वो छिपे रहेंगे, लेकिन उसके बढ़ने का खतरा ज्यादा होगा। डू यू एग्री? नहीं, ये तो इज ए वन साइडेड व्यू। मुझे मालूम है ये कहाँ आ रहा है करके। बेसिकली इक्विटी एनालिस्ट जो है जी, उनका ये, मेरे हिसाब से देयर आर सो मेनी अदर डायमेंशंस। द कंट्री इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज, आवर इंडस्ट्री इज फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। आई थिंक फर्स्ट टास्क उनको हेल्पिंग हैंड देने का है, और ये जो रिजर्व बैंक ने किया है वो हेल्पिंग हैंड दिया है, आई थिंक इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर, कि ये जो जैसे आपने कहा दिस क्रिटिसिज्म इज कमिंग, वो क्रिटिसिज्म ना हो। क्रिटिसिज्म आ सकता है जहां मेरे हिसाब से एक फ्रेज यूज कर सकते हैं हम, कि मॉरल हैजार्ड है, जो विदाउट एनी बाउंड्स आप कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन पे क्रिटिसिज्म आ सकता है, बट दैट हैज बीन वेल कंटेन्ड हियर कि मॉरल हैजार्ड ना आए। उसके बाद ये एक छोटा सा मामला कि वो अकाउंट क्लैरिफाई होता है या नहीं, मेरे हिसाब से आज के में इट्स अ स्मॉल अमाउंट इन द स्मॉल मैटर इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इंडिया, our industry, our banks, and indeed the world is fighting. So it's not a major issue that we should worry about. तो अभी हमने सुना केवी कामत साहब को, और हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, दिलीप चनाय साहब सेक्रेटरी जनरल फेकी से, और अजय शंकर साहब फॉर्मर सेक्रेटरी डीआईपीपी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आप दोनों ने सुना कामत साहब को, और शुरुआत में चनाय साहब से करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनका साफ कहना है कि जो रिकमेंडेशंस है सारे सेक्टर्स कवर हो रहे हैं, स्पेसिफिकली क्या बेंचलाइन जो बेंचमार्क दिए गए हैं और जो पैरामीटर्स और जो दायरा है वो भी बहुत स्पष्ट है, यानी कि अब इंडस्ट्री और बैंकर्स इन दोनों के पास ये विकल्प है कि वो किस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग का ये फायदा आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप देखें कविन, जो मन में जो डर बैठा हुआ था कि अगर बैंक्स रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और ये बैंकों पे छोड़ दिया गया और वो खुद केस बाय केस डिसाइड करेंगे, तो आगे जा करके जैसे कि अगर वो अकाउंट एनपीए हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो बैंक के सेक्टर और बैंक ऑफिसर्स पे एक तरीके से प्रभाव पड़ेगा, और उसके कारण
अगर वैसे ही प्लेन उसको रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम करते तो बहुत बैंक्स और बैंक ऑफिसर्स इस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम नहीं करते। तो जब आरबीआई ने ये अनाउंस किया था, उससे पहले जो आरबीआई से बात हुआ था कि अगर आप एक ढांचा बना दें और इस ढांचा के अंतर्गत अगर आप ये रिस्ट्रक्चरिंग करें तो आगे जाकर के कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि आपने इसको आर्बिट्रली कर लिया और ये कोई हो गया, तो बैंकों के लिए एक सुविधा होगी। तो जैसे कामत साहब ने बताया कि आरबीआई ने कई पैरामीटर्स डाल दिए थे कि मार्च 1 पे नॉर्मल अकाउंट होना चाहिए विदाउट 30 डेज डिफॉल्ट, और फिर आगे जाकर के जो उनके जो 5 जो पैरामीटर्स था वो क्या 2022 तक लागू होंगे और आगे 1 साल के लिए और क्या लागू होगा। तो अगर इसमें एक तरीके से अगर बैंक्स करें तो जो भी इंडस्ट्री हो अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाए तो इससे लगता है कि ये बड़े आसानी से हो जाएगा और वो टाइम बाउंड मैनर में हो जाएगा, डिपेंडिंग अगर वो 100 करोड़ तक है कि 100 और 1500 करोड़ के बीच में है या 1500 के ज्यादा, क्योंकि आरबीआई के सर्कुलर में और कामत कमेटी की रिपोर्ट में स्पेसिफिक चीजें करने की जरूरत है। तो पहले दूसरा जो उन्होंने जो सेक्टर्स को क्लासिफाई किए एज मोस्ट इम्पैक्टेड और लीस्ट इम्पैक्टेड, दोनों कोविड और प्री कोविड से, और हर सेक्टर के जो ज्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर के लिए रेशियोज में बदलाव किए हैं और उसको एक तरीके से किया है, वो भी एक बैंकिंग सेक्टर को और इंडस्ट्री को बहुत ही सुविधाजनक हो गई और इसके दायरे में निर्णय ले सकते हैं और आगे ये स्कीम को एक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये दो फायदे जो हैं जो आरबीआई सर्कुलर और कामत कमेटी की रिपोर्ट से बड़े सामने आते हैं। तीसरा जो है जो सबसे बड़ा इशू है इंडस्ट्री के आगे, क्योंकि काफी इंडस्ट्री इस माहौल में प्रोजेक्शंस करने से थोड़ा हिचकिचाएंगे। तो कई जो की क्लैरिटी नहीं है आगे जाकर के डिमांड रिवाइव होगा, जैसे कामत साहब ने लेकिन कहा था कि कई सेक्टर्स में रिवाइवल आ गया है, उन्होंने वो भी कहा था कई सेक्टर्स में रिवाइवल नहीं आया। तो आगे जाकर के ये इंडस्ट्री प्रोजेक्ट करेंगे, नई प्रोजेक्ट करेंगे, कितने इंडस्ट्री इसके ऊपर एक तरीके से लोन रिस्ट्रक्चर जाएंगे, वो आगे देखने के एक देखना पड़ेगा। और शायद आगे जाकर के इसका क्या रिस्पॉन्स आता है और ये कोविड का जो इम्पैक्ट कितने और दिन चलता है, फिर शायद और भी कदम उठाने पड़े। तो ये जो है ये प्रिलिमिनरी एक तरीके से ये जो कमिटी की रिपोर्ट है और आरबीआई सर्कुलर के जो इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होगा, लेकिन डिमांड के लिए अलग से कुछ काम करना पड़ेगा। ओके अजय सर, दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे लगता है जैसा कि कामत साहब ने कहा कि और जो चुनाव साहब भी कर रहे हैं कि बैंकिंग के लिए अगर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, बेंचमार्क, डेडलाइन, बेसलाइन ये सब कुछ तय नहीं होती तो बहुत रिस्क था और शायद बैंकिंग सिस्टम जो है और जो उसमें लोग हैं वो डरते, लेकिन ये बहुत साफ ब्लैक एंड वाइट में कर दिया गया है। और दूसरा स्पेसिफिक सेक्टर वाइज जहां पर ज़्यादा डेंट हुआ है, जहां पर ज़्यादा नुकसान की आशंका है, उनके लिए अलग तरीके से थोड़ा सा सहूलियत है और उससे कम वालों के लिए अलग। ये किस तरीके से इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो किया गया है वो फ़ायदेमंद नज़र आएगा अगर हम थोड़ा सा 2 क्वार्टर आगे देखें तो? जो फ्रेमवर्क या ढांचा बनाया गया है ये तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, उनके लिए अलग अलग मानक या गाइडलाइंस बनाए गए हैं, तो ये तो बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्थिति बहुत गंभीर है और अर्थव्यवस्था जितनी गिरी है पिछले पहले क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर्स में क्या होगा इसके बारे में कोई भी बहुत विश्वास के साथ कहने की स्थिति में नहीं है कि रिकवरी कैसी होगी, कब होगी। तो जब ये बैंक्स के यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग का जब निर्णय लेना होगा तो वो कठिन निर्णय होगा, क्योंकि एक तो जिसने ऋण लिया है वो क्या अनुमान लगाता है कि हमारी आमदनी अगले 2 वर्षों में कहाँ जाएगी और किस आधार पर रिस्ट्रक्चरिंग हो लोन का। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक बहुत सुविधाजनक ढांचा तो बना दिया गया है, गाइडलाइंस भेज दी गई हैं, लेकिन बैंकों के सीनियर मैनेजमेंट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसके अनुसार एक व्यवहारिक ढंग से निर्णय शीघ्र लिए जाएं।
और ये आसान नहीं है, क्योंकि जैसे आपने सुना कामत साहब से भी कि करीब-करीब सारे ही लोन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो अगर आप निर्णय भी देखें और काम भी देखें तो बहुत बड़ा काम है, जी क्योंकि साधारण समय पर तो कभी कोई एक लोन लेने आता है, रिस्ट्रक्चरिंग तो करीब-करीब आरबीआई की गाइडलाइंस वजह से काफ़ी रुकी हुई थी। तो अब एकाएक रिस्ट्रक्चरिंग पर फैसले लेने होंगे और किस आधार पर लें, वो अनिश्चितता में घिरा हुआ है। तो जब तक नेतृत्व, बैंक के नेतृत्व और आरबीआई के नेतृत्व दबाव नहीं होगा कि आप एक व्यवहारिक ढंग से समयबद्ध तरीके से निर्णय लें, तो ये जो उम्मीद है वो शायद पूरी ना हो पाए। दूसरी बात ये है कि जो चिराग साहब ने जिक्र किया कि इस समय जो बाजार में गिरावट है और जो मांग गिरी हुई है, तो जल्दी से जल्दी कुछ कदमों की आवश्यकता है जिससे कि बाजार में मांग बढ़े। क्योंकि जब इतिहास में हमने देखा है कि जब इस तरह का एक्सट्रीम डाउनटर्न होता है तो बाजार का सेंटिमेंट बहुत गिर जाता है और मांग आसानी से नहीं बढ़ती और निवेश आसानी से नहीं बढ़ता है। तो अब जो अगर हम पिछले 100-150 साल का इतिहास देखें तो ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 का हुआ था, आज का जो डिप्रेशन है उससे ज्यादा है। ओके और उस डिप्रेशन में कई साल लगे थे मांग को वापस लाने में। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आरबीआई और केंद्र सरकार और सब लोग मिलके सोचें और वो निर्णय लें जिससे कि बाजार में मांग जल्दी से जल्दी बढ़ सके। ओके तो सर ये अभी तक का जो स्टिमुलस पैकेज है उसमें ऋण की उपलब्धता बहुत है और अब लोन की रिस्ट्रक्चरिंग भी हो जाएगी तो बैंकों की स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन एक पॉइंट लेकिन जो जी सर कंप्लीट करें सर लेकिन जब बाजार में मांग को बढ़ाने के लिए ठोस कदम जल्दी से जल्दी नहीं लिए जाएंगे, तो ये जो शंका आपने भी जिक्र किया था कि भाई क्या हम एनपीए की समस्या को 1-2 साल आगे तो नहीं भेज दे रहे हैं। तो ये एनपीए की समस्या जो है 1-2 साल आगे सिर्फ न जाए, लेकिन एनपीए न हो, वो तभी संभव हो पाएगा जब बाजार में मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी और जो इंडिविजुअल कंपनियां हैं वो जल्दी से जल्दी 31 मार्च की पहले की स्थिति में आ जाएं, जहां तक बाजार में मांग और मुनाफा और टर्नओवर का। तो दिलीप सर, क्या ये कहा जाए कि रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा या उसकी तरफ रुझान जो है इंडस्ट्री का तभी नजर आएगा जब हमें अगले कुछ महीनों में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और कोरोना के खत्म होने या उसकी वैक्सीन आने की उम्मीदें ये ज़्यादा मजबूत होंगी? बिल्कुल सही कविन, जैसे आप कह रहे हो, जैसे डॉक्टर शंकर ने भी कहा था, जब तक आगे की प्रोजेक्शंस में कोई इंडस्ट्री बिल्कुल आत्मनिर्भरता, इसको मैं शब्द को अलग ढंग से यूज कर रहा हूँ, के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि जो उन्होंने जो दिए हैं टोटल और लायबिलिटी और नेटवर्थ, एडजस्टेड नेटवर्थ और टोटल डेथ और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्स, वो जो एबिटा के पहले किया है, ये सब मांगता है कि आगे के आप प्रोजेक्शंस करें और आगे के प्रोजेक्शंस जो है वो करना इस स्थिति में बहुत ही कठिन है, क्योंकि कल सुबह तक वैक्सीन का एक दौरा था और एक ऑक्सफोर्ड से एक खबर आ गई तो उसका एक टोटल अनसर्टेनिटी आ गई। तो ये जो है आगे जाकर के कोई सर्टेनिटी नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2 साल के लिए ये ज्यादा से ज्यादा ये इम्पैक्ट नहीं करेंगे। अगर ये कोरोना का जो पीरियड है वो बढ़ जाए और रिकवरी इतनी जल्दी नहीं आए, तो इस पूरे रिपोर्ट को और आरबीआई सर्कुलर को शायद रिविजिट करने की जरूरत होगी। दूसरा, जो इस दौरान कोई कॉर्पोरेट्स हैं जो काफी कोविड के अंदर थे लेकिन उन्होंने मॉनिटोरियम नहीं लिया, जब उन्होंने मॉनिटोरियम नहीं किया, वो अपने डेट सर्विस को दे रहे थे, तो उनके कैश रिजर्व्स और सब वो निकल गए हैं। तो वो जो अच्छे भी कंपनीज थे वो शायद इन रेशियोज में नहीं पड़ सकते हैं, तो उनके लिए कठिनाई होगी। तो जिन्होंने मॉनिटोरियम का इस्तेमाल नहीं किया है और कैश को उनको डेट सर्विस जारी रखा है, उनके लिए बैंक को कुछ सोचना पड़ेगा और आरबीआई को सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे बहुत ही जरूरत है, डॉक्टर शंकर ने भी कहा, बहुत लोग कह रहे हैं, जब तक डिमांड नहीं आती वापस, जब तक बाजार में
लोग खरीदने के लिए नहीं आते, ये एक तरीके से ज्यादा सफल नहीं होगा। ओके। आप ये देख सकते हैं कि ज्यादा कंपनी नहीं आएंगे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, और ये लगेगा कि भाई ये इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं था कि और इसलिए हमने जब ये स्कीम निकाला तो कोई कंपनी नहीं है। वो कंक्लूजन ड्रॉ करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि बहुत मांग थी इंडस्ट्री के लिए वन टाइम डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। आरबीआई ने सर्कुलर निकाला, कामत कमेटी की रिपोर्ट आई है, और इसको एक तरीके से आगे ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है और आगे इसको अगर दिलीप मॉडिफाई साहब, सब कुछ डिपेंड करेगा कि असल में डिमांड किस तरीके से वापस लौट रही है और कैसे कोरोना का डर वो धीरे धीरे खत्म होता या कम होता नजर आएगा। तभी ये कदम, जैसे कि आपने कहा, कि प्रभावी होंगे, उनका इम्पैक्ट दिखेगा और इंडस्ट्री शायद उसका फायदा लेने के लिए आ गया है। वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।